नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब 1764 में बक्सर का युद्ध जीत लिया था, उसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी और राजस्व के अधिकार उन्हें मिल गए थे। मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब हमारी कंपनी अच्छे से चलेगी और हमें कहीं ना मुनाफा कमा के देगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1764 से लेकर 1772 तक ऐसा ही चलता गया और चलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी तो भी लॉस में चलती गई। लॉस का कारण मैं बता चुका था कि कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों ने आपस में भ्रष्टाचार होने लगा और वो कंपनी के नाम से भारत के लोगों से पैसे लेने लगे और छोटे मोटे बिजनेस व्यापार करने लगे। और इसके अलावा राजस्व जैसी चीज़ें वो भारत के व्यक्तियों से लेने लगे, रिश्वत लेने लगे, उपहार लेने लगे और छोटे बड़े व्यापार करने लगे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार ये एलिजाबेथ प्रथम से ये कंपेयर की, मतलब ये गुहार लगाई कि हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस में जा रही है और कंपनी को कारण पता हुआ था। तो ब्रिटिश सरकार ने फिर सारी चीज़ें अपने अधीन लेने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी शक्तियाँ अपने अधीन लेने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये हम पढ़ेंगे। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, इसका सबसे ज़्यादा संवैधानिक महत्व है, यानी कि एक नियम बन गए थे। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए नियम जरूर बनते हैं, अगर नियम नहीं बनेंगे तो लोग अपनी लापरवाही करने लगते हैं। यह था पहला, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित किया गया, लगातार किया गया और नियंत्रण करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। यानी कि 1773 का पहला ये था कि वो उसके कार्यों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित किया गया और नियंत्रण किया गया। दूसरा, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को भी मान्यता मिल गई थी। उसके बाद पहली बार भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव यहीं से पड़ी थी। जो केंद्र के बारे में हम सुनते रहते हैं, केंद्रीय जो प्रशासन है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उसका नाम यहीं से आता है और केंद्रीय प्रशासन की नींव 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पड़ी थी। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके बाद उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसको कलकत्ता काउंसिल भी कह सकते हैं। और इसके पहले बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स से, याद कर लीजिए परीक्षा में आता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स से। दूसरा, इसके द्वारा मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी कि मद्रास और बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्टिंग करेंगे, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग हुआ करते थे। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। एक उच्च न्यायालय होता है हाई कोर्ट, एक उच्चतम न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। आपको बता दें कि 1774 में जब कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, उसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा एम्पे थे, एलिजा एम्पे। उसके बाद इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। क्यों प्रतिबंधित कर दिया गया? क्योंकि कंपनी के कर्मचारियों ने अपनी मनमर्जी से भारत के लोगों से पैसा वसूली कर रहे थे, उनसे उपहार ले रहे थे, उनसे रिश्वत कर रहे थे, क्योंकि कोई भी रेगुलेटिंग एक्ट नहीं था, कोई भी नियम नहीं था, कोई भी संविधान नहीं था। इसलिए इसके रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध कर दिया, भारत लोगों से उपहार और रिश्वत लेना भी प्रतिबंधित कर दिया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिससे कंपनी की गवर्निंग बॉडीज बोलती हैं, के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या हुआ, इसने भारत में इसके राजस्व यानी कि पैसे से संबंधित, नागरिक, उनके नागरिक से संबंधित और सेना के मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। इतना ही रेगुलेटिंग एक्ट है। नमस्कार दोस्तों।